अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये आपको सबको पता ही है, हम PT 365 इकोनॉमिक्स का कवर कर रहे हैं। 2021 की PDF है ये। हम 6 लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो पहला न्यूज़ है वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे। तो ये सबको पता है कि गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास करे हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑन प्राइस अश्योरेंस, फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो लार्जेस्ट लाइवलीहुड देता है इंडिया में, और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। 70% ऑफ जो आपका रूरल हाउस होल्ड है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। 7% जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर आउटपुट जो है इंडिया से है, और इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट की बात करें तो 2.15% है वर्ल्ड एग्री ट्रेड का। 82% फार्मर्स जो हैं वो अभी भी स्मॉल और मार्जिनल है, बट जो प्रॉब्लम है ह्यूज प्रोपोर्शन जो है वर्कफोर्स 44% जो है वो एग्रीकल्चर में, बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन merely 18% ऑफ GDP है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि भाई जितना एम्प्लॉयमेंट है उतना प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता। तो रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत थी और रिफॉर्म्स क्या है इसके हम डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है इस पे, तो वो आप लोगों ने देखी होगी ऑलरेडी, क्योंकि ये लास्ट ईयर बहुत चर्चा में था, पॉलिटिकल मुद्दा था पूरा का पूरा। और कोरोना वायरस से पहले, जो सेकेंड वेव से पहले, आप देख सकते हो कि फार्मर्स दिल्ली के जो रोड हैं उन पे हमने ब्लॉकेज लगा रखा है, वहाँ पे स्टिल अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। व्हाट वाज द नीड फॉर द रिफॉर्म्स? ये की रिफॉर्म्स चाहिए थे। पहला है नॉन रेम्यूनरेटिव फार्मिंग, सेकेंड है इशू थे APMC के साथ। तो पहला इशू जो है वो है कार्टेलाइजेशन और रिड्यूस कंपटीशन, सेकंड है अनड्यू रिडक्शन था कमीशन चार्ज और मार्केट फीस का, और ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है प्रमोशन ऑफ मल्टी चैनल ऑफ मार्केटिंग। तो पहला उसके बात कर लेते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जो ट्रेड था फार्मर्स प्रोड्यूस का, वो इस एक्ट में क्या है कि ये फार्मर्स को अलाउ है कि वो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट प्रोड्यूस कर सकते हैं फार्मर्स आउटसाइड देयर फिजिकल स्पेस या फिजिकल प्रमाइस, जो कि रन करा जाता है मार्केट कमेटी के द्वारा, जो फॉर्म्स है APMC मंडीज़ के अंदर, और अदर मार्केट नोटिफाई होती है स्टेट APMC एक्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी यहाँ पे परमिट है, जो कि शेड्यूल फार्मर प्रोड्यूस का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेगुलेट होता है APMC के स्टेट के एक्ट के अंडर, और ये स्पेसिफिक ट्रेड एक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन जो एक प्लेटफॉर्म है वो फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट और ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट। मतलब आप अपने फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है वो मार्केट पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे फॉलोइंग एंटिटीज़ एस्टैब्लिश होती है जो ऑपरेट करती है इन प्लेटफॉर्म में, जैसे कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और रेगुलेटेड रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जिनका परमानेंट पैन नंबर है और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है 1961 का, या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। सेकेंड है यहाँ पे फार्मर की प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और लास्ट यहाँ पे मार्केट फ़ी अबॉलिश कर दी है। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कि वो लेवे ना करे मार्केट फ़ी या सेस या कुछ भी फार्मर्स ट्रेडर्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपके फार्मर्स प्रोड्यूस के लिए जो आउटसाइड ट्रेड एरिया में आते हैं। सेकंड जो एक्ट है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ये एक पहला है फ्रेमिंग अग्रीमेंट है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है एक फ्रेमिंग अग्रीमेंट फार्मर और बायर के बीच में, जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन या रेयरिंग ऑफ एनी फार्मर्स प्रोड्यूस। जो मिनिमम पीरियड है एग्रीमेंट का वो 1 क्रॉप सीजन पर रहेगा या 1 प्रोडक्शन साइकिल लाइफ स्टॉक का, और जो मैक्सिमम पीरियड होगा 5 साल का होगा, अनलेस जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 5 साल से ज़्यादा हो। सेकंड है जो प्राइसिंग है फार्मर्स प्रोड्यूस की या फार्मिंग प्रोड्यूस की, वो मेंशन है एग्रीमेंट में, और ये जो प्राइसेस होंगे
ये वेरिएशन से सब्जेक्टेड होंगे। जो गारंटीड प्राइस है प्रोड्यूस का, वो एक क्लियर रेफरेंस है एडिशनल अमाउंट का जो गारंटीड प्राइस स्पेसिफाइड होता है एग्रीमेंट में। फर्दर जो प्रोसेस है प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो भी मेंशन होगा एग्रीमेंट में। थर्ड इसका फीचर ये है कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बनाएगा, एक फार्मिंग अग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे कंसोलिडेशन बोर्ड, और यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा जो सेटल करेंगे कोई भी डिस्प्यूट। ये बोर्ड फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव होगी पार्टीज़ की जो एग्रीमेंट पे है। पहले तो ये जो डिस्प्यूट है वो रेफर होंगे बोर्ड फॉर रेजोल्यूशन। अगर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रहता है बाय द बोर्ड तो 30 डेज़ के बाद पार्टी अप्रोच कर सकती है एसडीएम के पास, मतलब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास, और पार्टीज़ के पास राइट है कि वो अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन उनको प्रिसाइड करना पड़ेगा किसी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के साथ, और अगर उनके डिसीजन नहीं मानते तो फिर आगे चीज़ें देखी जाएगी। बोथ मैजिस्ट्रेट और अपीलेट अथॉरिटी को रिक्वायर है कि वो डिस्पोज करे एक डिस्प्यूट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और 30 दिन के अंदर ख़त्म करे। अगर इन प्लेस नहीं होता फिर आगे प्रोसेस भी है। मैजिस्ट्रेट और अपीलेट अथॉरिटी इम्पोज करती है कुछ पेनल्टीज पार्टी में जो कंट्रोविन करती है एग्रीमेंट को। हालांकि अगर नहीं एक्शन लिया जाता किसी के एग्रीकल्चर लैंड फार्मर्स के तो रिकवर करा जाएगा ड्यूज, कि कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड जो फार्मर्स होगी, ताकि रिकवर करे ड्यूज को। तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड रहेगी। थर्ड जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये पहली चीज़ रेगुलेट करता है फूड आइटम को। ये एक्ट प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम, जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो, अनियंस, एडिबल ऑयल, सीड ऑयल, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर जो भी चीज़ आती हैं। जैसे पहला है वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, कैलामिटी कुछ आ गई। तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपको पता ही है, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं कुछ आइटम्स को, जैसे फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स इन सब आइटम्स का, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इसमें भी है और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आया था। हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 पढ़ा था। स्टॉक लिमिट क्या है? ये स्टेट रिक्वायर, ये एक्ट रिक्वायर करता है कि इम्पोज करे स्टॉक लिमिट किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, वो प्राइस राइस पे बेच दो। और ये स्टॉक लिमिट इम्पोज होता है अगर 100% इंक्रीज आता है रिटेल प्राइस हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के, या 50% इंक्रीज आता है रिटेल प्राइस नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम पे। लास्ट जो चीज़ है वो है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है और जो कैलकुलेट प्राइस पे होता है, प्रिवेलिंग होता है, इमीडिएटली वो प्रिसाइड करता है 12 मंथ्स का, या एवरेज रिटेल प्राइस जो 5 सालों का होता है, जो भी कम हो उस पे रहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज़ है एग्रीकल्चर पे वो है आपका, रिसेंटली क्या हुआ है, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। रिसेंटली एग्री रिफॉर्म बिल क्रिएट हुआ है और वो बड़े सारे एप्रीहेंशन, मतलब फियर क्रिएट कर रहा है फार्मर्स के कि ये लेजिस्लेचर अल्टीमेटली डिसमेंटल करेगा एमएसपी रिजीम, ठीक है, जो कि नहीं होगा। प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म क्या है, प्रोक्योरमेंट रिजीम क्या है इंडिया में, ये समझ लेते हैं। जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म फंक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो गाइड करता है क्रॉपिंग पैटर्न्स को, इंसेंटिवाइज करता है प्रोडक्शन को। एमएसपी सर्व करता है एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जो कि मार्केट प्राइस बेंचमार्क की तरह यूज़ होगा। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एमएसपी एनुअली, जो 23 कमोडिटीज़ के होंगे, जिसमें 14 खारिफ आएगा, 7 रबी आएगा और 2 कैलेंडर ईयर होगा सीजन क्रॉप्स के लिए। इसमें 23 क्रॉप एडिशन में होंगे, जिसमें गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो शुगर केन और जूट के लिए होंगे। एमएसपी तोरई और डी हस्क कोकोनट का फिक्स होगा ऑन द बेसिस कि एमएसपी क्या है, मस्टर्ड सीड का या कोपरा का। यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एमएसपी, जो एक रिकमेंडेशन में होगी इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसको बोला जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्रॉप्स अंडर एमएसपी, इसको भी समझ लेते हैं। तो हम सब ने खैरिफ, राबी और अदर्स क्रॉप तो पढ़ा ही है, ये बेसिक आपको तो ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा आपने, या इवन 6th 7th की बुक से ही
हमें खैरिफ और रबी के बारे में पता था। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि खैरिफ के अंदर जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, निगार सीड जो भी से प्रोनाउंस करते हैं, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारे खैरिफ में आते हैं। रबी में वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड सीड, ये सारी चीज़ें आती हैं। और अदर्स में जैद भी आ सकती है। कोई भी सीज़न जो होता है वो आपका जूट और कोपरा। अच्छा, यहाँ पे एक और डिबेट इम्पॉर्टेंट है जो है A2 वर्सेस C2 डिबेट। यहाँ पे एक डिमांड आई है जो कंसिडर करती है कॉस्टिंग मेथड। जैसे C2 अडॉप्टिंग अगर हम करते हैं C2 की तो बड़े सारे चेंजेस आएंगे। जैसे अगर बात करें, C2 इंक्लूड करता है लैंड का जो रेंट है, जो लीज होता है और सेल्फ ओन्ड होता है, इंटरेस्ट जो पेड होता है फिक्स कैपिटल में, और वैल्यू ऑफ लेबर भी जो हायर और सेल्फ में होता है। ये आर्ग्यू करा जाता है 50% जो कॉस्ट है C2 वो एडेड होना चाहिए प्रॉफिट कंपोनेंट में, जो डिटरमाइन करती है MSP। ठीक है, तो ये भी डिबेट है कि क्या हमें C2 यूज़ करना चाहिए या A2 यूज़ करना चाहिए। A2 होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, A2 प्लस FL होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट जो होती है, प्लस इसमें वैल्यू जो फैमिली लेबर की आती है। C2 एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जो इम्प्यूट करती है रेंट और इंटरेस्ट जो लैंड पे चल रहा हो। विद अफोरसेड फ्रेमवर्क MSP का जो एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के अंडर नोटिफाइड जो रहता है उसको हम देख लेते हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये एप्लीकेबल है MSP नोटिफाइड क्रॉप्स पे। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स में MIS में जो है ये सपोर्ट करता है कमोडिटीज़ को जो आपका MSP नोटिफाइड नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर पे। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये स्कीम प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को बढ़ते हुए प्राइसेस से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशन एज सेंटर पूल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वीट और पैडी जो है वो प्रोक्योर होते हैं ताकि वो बफर नॉर्म्स को मीट करे, और टारगेट जो होते हैं PDS का वो भी। अच्छा, रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो PM आशा के अंडर आता है। इस स्कीम्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एक अम्ब्रेला स्कीम निकली है जो इंश्योर करता है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए, जो आता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा। इसके की कॉम्पोनेंट क्या है, ये पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम निकालता है। ये प्राइस सपोर्ट स्कीम फिजिकल प्रोक्योरमेंट देता है पल्सेस का, ऑयल सीड्स का और कोपरा जो कि सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह होता है, और यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का। सेकंड है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स की। अब PDPS के अंडर डायरेक्ट पेमेंट और जो डिफरेंस आता है MSP और सेलिंग प्राइस जिसे मॉडल प्राइस भी बोला जाता है, वो जब होता है डिडक्ट तो फिर PDPS निकलता है, और ये री रजिस्टर होता है फार्मर्स के साथ। प्री रजिस्टर होता है मतलब पहले ही रजिस्टर होता है फार्मर्स के साथ कि उनको जब वो सेल कर रहे हैं अपना प्रोड्यूस तो वो नोटिफाई होगा मार्केट यार्ड पे, और एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस होगा। जितनी भी पेमेंट होगी वो डायरेक्टली रजिस्टर बैंक में जाएगी फार्मर के अकाउंट में, और ये स्कीम फिजिकल प्रोक्योरमेंट में ही देखेगा नहीं। पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉक लिस्ट स्कीम क्या है, ये ट्रिपल पी ऐसा ही एडिशन है PDPS स्कीम का। ये बेसिकली डिसाइड करता है ऑयल सीड पे। स्टेट के पास ऑप्शन है कि वो रोल आउट कर सकती है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉक लिस्ट स्कीम में, और ये पायलट बेसिस पे होती है जो सिलेक्टेड APMC या डिस्ट्रिक्ट पे होगी, और ये इन्वॉल्व करती है पार्टिसिपेशन प्राइवेट स्टॉक लिस्ट का। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग MFP है जो बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होता है। यहाँ पे डेवलप होगा वैल्यू चेन का MFP का स्कीम का। स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2013 में, और यहाँ पे 2013 में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये स्कीम इंश्योर करती है फेयर प्राइस का MFP को, और ये इंश्योर करती है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग MFP, और ये एक ह्यूज सोशल डिविडेंड लाती है MFP जिसमें मेजॉरिटी ट्राइबल्स होते हैं। MSP की बात करें तो वो किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट कलेक्शन पे होता है, क्लीनिंग, प्राइमरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बड़े सारे चीज़ों पे होता है। यहाँ पे ये ब्रिज करता है एक
कनेक्टिविटी ट्राइबल्स और मार्केट के बीच में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे ये एक हाट बाजार जो इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेंथन करते हैं ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो MFP प्रोक्योरमेंट में काम आता है। मार्केटिंग की बात करें प्रोडक्ट्स की, तो वन धन विकास कार्यक्रम जो है 2018 में निकला था, और यहाँ पे ट्राइफेड एक नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है। ट्राइफेड के बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में बात कर रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आर्ट एंड कल्चर का जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 6.3 की बात करो तो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मंडीज जो है लिंक होंगी ई नाम के साथ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ये प्लेटफॉर्म 65% राइज दिखता है पोस्ट लॉकडाउन, ऑब्वियसली क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेट करा है 177 मंडीज़ को ई नाम प्लेटफॉर्म पे, और टोटल ई नाम मंडीज़ है वो रीच कर रही है 962। ई नाम क्या है? ई नाम एक पैन इंडिया, पैन मतलब फुल इंडिया, मतलब कवर करता है होल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जहाँ पे नेटवर्क्स जो है एग्जिस्टिंग मंडीज़ के साथ रन करते हैं APMC मार्केट के थ्रू, और वो क्रिएट करता है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के होते हैं। यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसमैन कस्टोरियम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, जो कि जिसकी लीडिंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ई नाम। 2016 की बात करें तो ये बहुत स्लो हो गया था क्योंकि स्टेट्स ने अमेंड नहीं करा था APMC के एक्ट। जितने भी फार्मर्स हैं वो पार्ट नहीं थे कोऑपरेटिव्स के, जो मतलब हेल्प करते हैं बल्क क्वांटिटी में जो ऑनलाइन प्रोड्यूस होते हैं। जितनी भी सारी मंडीज़ हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही रिसेंटली सेंटर ने इंट्रोड्यूस करा है बड़े सारे न्यू फीचर्स ई नाम में। पहला आता है ट्रेडिंग मॉड्यूल, यहाँ पे FPO आता है जो ट्रेड करता है, प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली कलेक्शन सेंटर्स में, और यहाँ पे मंडी नहीं आती। वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे लॉजिस्टिकल मॉड्यूल भी है जो ऑफर करता है ट्रैकेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एग्रीगेटर्स के थ्रू। रिलेटेड न्यूज़ की बात करूँ तो ई किसान मंडी फर्स्ट ऑपरेशन में आई थी पुणे में। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED। हालांकि ई नाम इसमें क्या होता है, ये फोकस करता है APMC ई किसान मंडीज़ पे, जहाँ फार्मर्स आते हैं, एग्री प्रोड्यूसर आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं और स्मॉल बायर्स आते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे और ट्रेड करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे। ये ऑपरेट होता है हब एंड स्पोक मॉडल पे, जहाँ पे NAFED के पास एक लैंड होती है और वो ऑपरेट करती है हब फॉर FPC इस एरिया पे। तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे अब बात करते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये रिसेंटली ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो फॉर्मेट करती है और फॉर्मेशन की बात करती है, प्रमोट करती है, FPO वो रिलीज़ हुआ था। FPO के बारे में सुन लेते हैं। ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीगल एंटिटी है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर्म हुई थी, जैसे फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन्स। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप ऑफ PO है जहाँ पे मेंबर्स हैं फार्मर्स। करंटली 5000 FPO जो है फंक्शनल है कंट्री में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है FPO का? मिनिमम जो मेंबर होना चाहिए फार्मर्स का वो 300 होना चाहिए प्लेन में। अगर हिली की बात करें तो 100 नॉर्थ ईस्ट में और हिली रीजन में, जिसमें UT भी आते हैं। फॉर्मेशन प्रमोशन की बात करो तो ये प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया में होते हैं। PCA मतलब कि एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोन एरिया की होती है। यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट गाइडेंस और मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन NABARD, और स्टेट और UT का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे होती है और क्लस्टर लेवल पे होती है, प्रमोट करती है FPO को। प्रोविजन क्या है यहाँ पे? इक्विटी के जो ग्रांट करती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये स्ट्रेंथन करती है फाइनेंशियल बेस FPO का। रिलेटेड न्यूज़ में क्या बात करते हैं, यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम हेल्प कर रहा है 10,000 FPO को, ठीक है, ओवर 5 ईयर्स। मतलब ये इम्पोर्टेंट है। 2019 से 2020 का जो है कंसोर्टियम, वहाँ पे 10,000 FPO बने, अभी 5 साल तक और चलेंगे।
रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम हेल्प करेंगे वो 10,000 FPO को जो गवर्नमेंट ने टारगेट करा है। ये पार्ट होंगे एक स्कीम के अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPO जो है फॉर्म होगा थ्रू क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज होता है स्टेट क्लस्टर पे, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी। प्रायोरिटी दी जाएगी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे FPO हर ब्लॉक पे होगा। एसफैक जो है वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जो कि इनके साथ होगी, जैसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और नाबार्ड जैसे है वैसी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग एग्री इंडेक्स की बात कर रहा हम, तो ये नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में अनाउंस करा है जो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग। इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स एग्री इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आ सकता है। NCDEX एग्री इंडेक्स जो है इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है परफॉर्मेंस 10 लिक्विड कमोडिटीज़ का जो खारिफ और रबी में आता है, और ये ट्रेड होते हैं NCDEX में। ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में। यहाँ पे आपको ये समझना है कि 10 कमोडिटीज़ कौन कौन सी है। कैस्टर ऑयल है, चना है, कोरिएंडर है, कॉटन सीड है, ऑयल केक, गुड़गम, गुड़ सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया ऑयल, सोयाबीन, और इसमें कोई भी ग्रुप में रिलेटेड कमोडिटीज जो कॉन्स्टिट्यूट करती है मोर देन 40% टोटल वेटेज का जो कि इंडेक्स में आता है। यहाँ पे इंश्योर करा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ये हेल्प करता है पार्टिसिपेंट को कि वो हेज कर सकते हैं अपने कमोडिटीज़ को जो कि रिस्क बेस पे होती है। ये रिवाइज गाइडलाइंस के बेस पे है जो सेबी के द्वारा आया है, और ये अलाउ करता है फ्यूचर ट्रेडिंग कमोडिटी इंडेक्स में। NCDEX पार्टनर कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में। NSE जितने भी स्टॉक में शेयर होते हैं आपको पता ही होगा, NSE और BSE है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पुराना है बहुत ज़्यादा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था 1992 में आया था। ये लीडिंग इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है जो मेंटेन करता है, डिसएमिनेट करता है रियल टाइम NCDEX और एग्री डेक्स वैल्यूज़। फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। फ्यूचर एक तरह का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू करता है जो डेरिवेटिव की एक वैल्यू ऑफ वन, और जितने भी सारे एसेट हैं कमोडिटीज़ जिसमें आते हैं मेटल्स, करेंसी, बॉन्ड्स, सब सारी चीज़ें। कॉमन एग्जांपल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप्स। फ्यूचर में क्या होता है कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि हम या तो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या फिजिकल क्वांटिटी किसी भी डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ में एक फिक्स प्राइस पे। NCDEX एक कंट्री का लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है जो ऑफर करता है सर्विसेज एंटायर वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे। ये ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ बेंचमार्क प्रोडक्ट्स जो अक्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होता है। ये ब्रिंग करता है, सेल करता है टुगेदर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। सेकंड न्यूज़ जो है 6.3.2 ये BSE के बारे में। हमने NSE की तो बात कर लिया, BSE की बात करते हैं। BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च करा है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, और ये सब्सिडी BSE इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा। ये प्लेटफॉर्म फंक्शन करता है एक नेशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि लाइन करता है प्राइम मिनिस्टर का विजन टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट। ये फैसिलिटेट करता है स्पॉट एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रांजेक्शन जो वैल्यू चेन पे होती है, जिसमें बड़े सारे प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट्स, एंसिलरीज और बड़े सारे लोग आते हैं। ये फैसिलिटेट करता है रिस्क फ्री और हैसल फ्री परचेज सेल ऑफ जितने भी सारे कमोडिटीज़ है एग्रीकल्चर का। कैसे लिवरेज करता है ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे, ऑफर करता है कस्टमाइज सोल्यूशन फार्मर्स, ट्रेडर्स और स्टेक होल्डर्स को। भीम की बात करें तो फार्मर्स एक स्टेट से रीच कर सकता है मार्केट में, दूसरे स्टेट पे ऑक्शन करता है उनका प्रोड्यूस। ये हेल्प नहीं करता सिर्फ यहाँ पे फार्मर्स बड़ी सारी हेल्प ले सकते हैं, जैसे वो फार्मर कलेक्टिव्स देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं बेस्ट प्राइस जो कि प्रोड्यूस बेस्ड होती है क्वालिटी पे, और ये ऑफर करता है बिल्डिंग कैपेसिटी जो हेल्प करता है इंटरमीडिएट्स को और एक्सपोर्ट करता है बड़ी सारी चीज़ों को। स्पॉट मार्केट की बात करें, स्पॉट मार्केट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज होता है इमीडिएट डिलीवरी में, जैसे
कमोडिटीज़, करेंसी, सिक्योरिटी। स्पॉट कमोडिटी रेफर करता है कमोडिटी जो सोल्ड होती है स्पॉट मार्केट पे, और ये इसलिए होती है कि इंटेंशन होता है कि डिलीवर हो जाएगी बायर्स को एक टाइम तक। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लास्ट न्यूज़ है इसकी, और इसके बाद में सिक्स लेक्चर का सेकंड पार्ट में पूरा ख़त्म कर दूंगा 6 लेक्चर। ये है ब्रांड एंड लोगो फॉर कॉटन। अब इंडिया में प्रीमियम कॉटन जो है वो कस्तूरी कॉटन है, जो कि वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में आता है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो रिप्रेजेंट करता है वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियनेस। तो ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है, और इसके फीचर्स हम देख लिए। वाइट होता है, ब्राइट होता है, पूरा सॉफ्ट होता है। इंडिया ग्रो करता है 4 स्पीशीज़ कल्टिवेटेड कॉटन की, तो इसमें बड़े सारे आते हैं। आप देख सकते हो गॉसिपियम, आर्बोदियम एंड हेरापेकियम जो एशियन कॉटन होता है। सेकंड है जी बारबेडेनस, ये इजिप्शियन कॉटन है। और जी हिस्टुम एक अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आप देख लो ना पॉज करके, आपको बस याद रखना है, कैसे भी करके याद रखो। कॉटन खैरिफ क्रॉप है, सबको पता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में ग्रो होता है। और इसको आपको पता है महाराष्ट्र में ग्रो होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल है उधर, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है डेक्कन प्लेटू में। एनुअल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो 20 to 28 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे रेनफॉल आपको 55 से लेके 110 सेंटीमीटर की चाहिए, जो आइडियल रहती है। इसमें मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, मतलब 180 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है, तभी आप देखो तो कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, जहाँ पे 23% कॉटन प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में। और इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूस करता है 51% टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन वर्ल्ड में, और ये प्रोवाइड करता है 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को लाइवलीहुड। कॉटन कोऑपरेशन इंडिया ने डेवलप करा है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है कॉटनली, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेदर कंडीशन का, क्रॉप सिचुएशन का, और क्या फार्मिंग प्रैक्टिस बेस्ट होना चाहिए। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसका मेजर रोल है कि वो प्राइस सपोर्ट करता है ऑपरेशन फॉर कॉटन। इसी के साथ आप देख सकते हो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है 2017-18 के सेंसस हिसाब से। तो पहले नंबर पे है गुजरात, कोस्टल एरिया है। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पे आता है, पास ही है। महाराष्ट्र से फिर हम थर्ड पे जाते हैं, जो कि है आपका तेलंगाना, बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तेलंगाना के बाद हम जाते हैं 4th नंबर, जो कि आपका राजस्थान पर पड़ता है। राजस्थान से पास है मध्य प्रदेश, जो 5th नंबर पे। उसके बाद हम जाते हैं पंजाब में, जो कि 6th नंबर पे आता है। 7th नंबर पे साउथ में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आंध्र प्रदेश है। 8th पे बात करूँ तो कर्नाटका है, जो कि बिल्कुल कोस्ट पे है, वेस्टर्न घाट। और 9th पे है आपका पंजाब, और फिर लास्ट में तमिलनाडु। इसी के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहिए, आगे वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए बाय।